ठीक है, करें स्टार्ट आज की क्लास। थोड़ा सा कम पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे, पढ़ के आया करो, नोट्स एक बार रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी पर पढ़ लो, याद हो जाएगा। ठीक है, आगे ही चैप्टर पढ़ के आयो। थोड़ा सा मैंने बोला था कि 5-10 मिनट ओवरव्यू लेके आ जाया करो, समरी पढ़ के आ जाया करो। किया है, करके आओ, और कल से नहीं किया तो अब करके आना। ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से आपको रिटेन होगा, ज्यादा अच्छे से याद होगा। चलो यार, इधर ही बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे बच्चे, यार मैं चैट कॉल कर देता हूँ। प्लीज रिपीट क्वेश्चन। अब तो इतने सारे पूछ लिया, पता नहीं कौन सा था, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और CO2 ट्रांसपोर्ट अब करते हैं शुरू। सबसे पहले अपना O2 ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन आपकी मेनली ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन के थ्रू। हीमोग्लोबिन क्या है? पिगमेंट है। नेचर क्या है उसका? कौन सा बायोमोलिक्यूल है? प्रोटीन। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हीमोग्लोबिन के? बहुत बढ़िया। क्या दो कंपोनेंट्स बोलते हैं, नाम में ही है, हीम एंड ग्लोबिन। हीम एंड ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन अलग चीज है, हीम अलग चीज है। ठीक है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसे कितनी चेन्स होती हैं? 4। नॉर्मल प्रोटीन है जो ग्लोबिन, उसमें 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा अडल्ट्स में। ठीक है, बच्चों में अलग होती है। फीटल हीमोग्लोबिन अलग होता है, आपके लेवल का नहीं है, थोड़ा बहुत है तो मैं बता दूंगा जब आएगा। आपके लेवल पे क्या है? 2 चेन्स है अल्फा की, 2 चेन्स है बीटा की, ये है ग्लोबिन। इसके अलावा एक पोर्शन होता है हीम, उसमें होता है आयरन। ठीक है, जो अपना आयरन होता है वो हीम में होता है, दोनों मिलकर बनाते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में मिलता है? क्या हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में भी होता है? नहीं होता, प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आरबीसीज में होता है। रेड कलर पिगमेंट है, यही तो रेड कलर दे रहा है। रेड कलर पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, वो ही रेड कलर देता है, तभी तो हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। ठीक है, मैच्योर आरबीसीज लैक न्यूक्लियस। ठीक है, मैच्योर आरबीसीज के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस खत्म हो जाता है उनका। मैच्योर आरबीसीज आर डैश शेप्ड बाइकॉन्केव। मैच्योर जो आरबीसीज होते हैं डिस्क शेप नहीं होते, बाइकॉन्केव होते हैं, ऐसे होते हैं वो। ठीक है, अगर आप साइड से देखोगे तो ये एंड भी ठीक होगा, ये एंड भी ठीक होगा, बीच में बहुत पतले होते हैं वो। तो एक कॉन्केव लेंस आपने पढ़ा हुआ है ना, ऐसा होता है ना, तो एक कॉन्केव सरफेस ये रहा, एक कॉन्केव सरफेस ये रहा, इसलिए इसको बोलते हैं बाइकॉन्केव। ठीक है, यहां पे थिकनेस बहुत कम होती है। ये तो अगर मैं साइड से देख रहा हूं उसको, अगर कॉइन मान लो, कॉइन आरबीसी है, उसको मैं साइड से देख रहा हूं, कॉइन तो अगर आपको साइड से ऐसे दिखेगा ना, है ना, लेकिन आरबीसी ऐसे नहीं होता, बीच में से इंडेंटेड होता है, बीच में उसमें बहुत कम थिकनेस होती है। अगर उसको आप सामने से देखोगे, ऊपर से देखोगे, तब क्या होता है, उसके बीच में वो व्हाइट होता है, चारों तरफ वो रेड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इतनी थिकनेस है, यहाँ पे भर भर के हीमोग्लोबिन है, बहुत भर भर के हीमोग्लोबिन तो रेड दिखता है, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है थिकनेस इतनी कम है, यहाँ पे इतना कम हीमोग्लोबिन है कि बहुत कम रेड दिखता है, पेल दिखता है। ठीक है, तो नॉर्मली आपका जो हीमोग्लोबिन है पैलर, सेंट्रल पैलर बोलते हैं इसको। पैलर इज पेल कलर, मतलब वो रेड नहीं है बहुत ज्यादा, और कहां पे है? सेंटर में है, तो इसलिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन में सेंट्रल पैलर हो जाता है। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस है आपके सिलेबस में? एनसीईआरटी में लिखा है, नहीं लिखा हुआ? छोड़ो फिर, रहने दो, कोई बात नहीं। चलो बैक टू द टॉपिक। आरबीसीज में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन करता है अप टू 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन, स्टेटमेंट सुनना, ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज करती है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू, ट्रू वाले बताओ। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज करती है, ट्रू फॉल्स? किसी ने आधे ऑप्शन को आंसर ही नहीं दिया, दोबारा सुनो। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज करती है, यस फॉल्स? फॉल्स क्यों फॉल्स? मैं पूछूंगा क्यों फॉल्स? ऑक्सीजनेट करती है, ऑक्सीडाइज नहीं करती है, ऑक्सीजनेट करती है। क्या डिफरेंस है? रिवर्सिबली बाइंड हो रही है, सिर्फ जाके बाइंड हो जा रही है, आगे जाके टूट जाएगी। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज कर दी है। कार्बन को अगर ऑक्सीजन आके ऑक्सीडाइज करिए, क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन नहीं बचता, कार्बन में आप आग लगा दो, आग लगने से क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन से बाइंड करता है, CO2 बन के उड़ जाता है। सल्फर के साथ कर दो SO2, नाइट्रोजन के साथ कर दो NO2, NO3, ये सब बन जाएगा, वो होता है ऑक्सीडेशन, उसका केमिकल नेचर ही बदल गया। अब वो कार्बन नहीं बचा है, अब वो CO2 हो गया है।
ऐसा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेट नहीं होता, हीमोग्लोबिन बाद में भी हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन के साथ आके बस O2 बाइंड करती है। एक सेकंड यार, हेलो, हाँ बढ़िया यार, आप बताओ। एक बार रवि सर से बात कर लोगे आप, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी, मैंने उनसे आपसे बात करने के लिए कहा था, एड्स वेड्स का ना सारा आप वो ले लो उनसे ना, एक्सेस वगैरह, तो उनको कॉल कर लो आप। हाँ नंबर कर लो आप, कॉल कर लो। हाँ यार, तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से बाइंड होती है, बट दिस बाइंडिंग इज रिवर्सिबल। लंग्स में बाइंड करेगा, टिश्यू में जाके अलग हो जाएगी, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ही रहेगा, हीमोग्लोबिन का नेचर नहीं बदलेगा। हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीडाइज हो जाता तो वो नेचर बदल जाता है, वो खराब हो जाता। वो कौन करता है? वो ओजोन करती है। ओजोन होती है ना जो आपकी, जो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में तो आपके लिए प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, यूवी को नहीं आने देती, बट वही ओजोन अगर नीचे आ जाए तो हम उसको पॉल्यूटेंट बोलते हैं। बहुत सारे डिजीज कर देती है, उनमें से एक है कि वो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज कर देती है, हीमोग्लोबिन को जला देती है, उससे हीमोग्लोबिन खराब हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज होना और ऑक्सीजनेट होना दो अलग अलग चीजें हैं। ऑक्सीजनेशन इज एन रिवर्सिबल प्रोसीजर, जिसमें ऑक्सीजन बाइंड होगी और अगर उसको फैक्टर्स अच्छे मिलेंगे डिसोसिएट होने के, डिसोसिएट भी हो जाएगी, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है? मैक्सिमम 4। क्या 3 को भी कर सकता है? 2 को कर सकता है? 1 को कर सकता है? कर सकता है, मैक्सिमम 4 को करता है। बहुत बढ़िया। 97% तो आपका हीमोग्लोबिन करता है, अराउंड 3% आपकी प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है, ठीक है। प्लाज्मा में डिसॉल्व होके ऑक्सीजन जाती है। हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड कर जाए, इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। HbO2 इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बट अभी भी हीमोग्लोबिन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों बाइंड हुए हैं, कोई केमिकल चेंज नहीं आया है, ठीक है। जब ये अलग हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन ऐसे का ऐसा वापस आ जाएगा, ठीक है ना। 1 molecule of hemoglobin can carry a maximum of 4 hemoglobin molecules, 4 OT molecules। बहुत बढ़िया। ये जो बाइंडिंग होती है बहुत स्पेशल बाइंडिंग है। हीमोग्लोबिन, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं डाइटिंग का, ठीक है। आप लोग डाइटिंग कर रहे हो, किसी को अपना वजन कम, शादी आ रही है अगले महीने 2 महीने बाद, तो ऐसा कि मेरे को वेट कम करना है, ठीक है, लहंगे में फिट होना है तो वेट कम करना है। तो उसको कोई ऑफर करता है कि रसगुल्ले खा ले, बर्थडे अगर आज खा ले, वो बहुत रेजिस्ट करेगा, है ना, कि नहीं यार मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, डाइटिंग कर रही हूँ, मुझे रसगुल्ले नहीं खाने। तो उसका जो इनिशियल वो है ना रेजिस्टेंस है, वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक रसगुल्ला एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बट चलो उसे फोर्स कर करके, पुश कर करके, उसकी मम्मी ने बोल दिया कि चलो खा लो, कोई ना बर्थडे है, एक खा लो, एक O2 बाइंड हो गई, ठीक है। अब उसके पापा आते हैं, मम्मी ने कहा था मेरे नाम से भी खा, ठीक है। अब उसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा कि यार जब खा ही लिया है एक और खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना, दूसरा भी खा लेगी। फिर भाई आ गया कि भाई मेरे से कंपेयर करके मेरे नाम का भी खा, तो अब उसको ऐसा होगा कि यार जब 2 खा लिए 3 से क्या फर्क पड़ता है, एक और खा लेते हैं। और फिर लास्ट में उसे खुद लगा खाई, डाइटिंग खराब हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, एक और खा लेते हैं, है ना, तो वो एक और खा लेगी। कहने का मतलब क्या हुआ, जितने ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड है हीमोग्लोबिन के साथ, अगर एक मॉलिक्यूल बाउंड है हीमोग्लोबिन के साथ, दूसरा ऑक्सीजन बाइंड करना उतना ही इजी होगा। 2 बाइंड है, तीसरा और इजी होगा, 3 बाइंड है, चौथा और ज्यादा इजी होगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करना, एक ऑक्सीजन बाइंड करके उसकी एफिनिटी को और बढ़ा देती है, तो फिर एक फटाफटा के बाइंड हो जाती है, 2 बाइंड करके और ज्यादा बढ़ा देती है, तीसरी भी जाती है, तीनों बाइंड करके मैक्सिमम कर देती है, एक और O2 के बाइंड कर जाता है। इसके बाद उसके पास जगह ही नहीं बची है, पेट भर गया, रसगुल्ले खत्म, ठीक है। 4 हीमोग्लोबिन, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मैक्सिमम बाइंड कर सकते हैं, एफिनिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे वो ऑक्सीजन बाइंड होती रहेगी, ठीक है। इसका कहां पे फायदा आता है? इसका फायदा आता है हमारे ग्राफ में, जो हम पढ़ेंगे अभी नीचे आएगा। उससे पहले ये देख लो कि और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को ऑक्सीजन के साथ रेगुलेट करते हैं। सबसे पहला था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जितना ज्यादा O2 होगा उतना इजीली हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन अगर 100% है, सारा हीमोग्लोबिन कर जाएगा, 90% है, फिर भी सारा कर जाएगा। ऐसे ऐसे ऑक्सीजन जितनी ज्यादा है उतना इजीली, उतना जल्दी हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा। CO2 के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, CO2 जितना ज्यादा होगा ऑक्सीजन उतनी कम बाइंड करेगी, CO2 जितनी कम होगी
ऑक्सीजन उतनी ज्यादा बाइंड करेगी। तो फिर थोड़ा तेज कराने लगा, थोड़ा धीरे करा रहा हूं मैं, चलो आपसे कॉन्शियसली करता हूं। CO2 और H+ एक साथ चलते हैं, जो CO2 कराएगी बॉडी में वही H+ कराएगा। क्यों? क्योंकि CO2 ही तो बेसिकली H+ प्रोवाइड कर रही है। CO2 वाटर के साथ मिलकर क्या बनाती है? कार्बोनिक एसिड, है ना। और ये किस में बन जाता है ना। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कि एक अगर रिएक्टेंट बढ़ाते जाओगे आप तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, है ना। तो CO2 बढ़ेगा तो H+ बढ़ेगा, CO2 कम होगा H+ कम होगा। तो जो फंक्शन, जो चीज CO2 कराएगी वही चीज H+ कराएगी। तो अगर CO2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो H+ के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना। एक चीज याद कर लो बस, कोई दूसरी अपने आप ही याद जाएगी। सिमिलरली pH H+ कम करता है, CO2 करेगी वो pH कम कर देगी। सेम, दोनों सेम मान के चलो। साथ में जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड करेगी। ये सारे फैक्टर्स कहां पे हैं आपके? ये सारे फैक्टर्स आपके लंग्स में है या एल्वियोलाई में। ठीक है। एल्वियोलाई में कितना है PO2? 104 बॉडी में मैक्सिमम है ना। तो ये भी कहता है कि इतना ज्यादा है, फटाफट से बाइंड कर जा। CO2 कितना है? PCO2 बॉडी में सबसे कम है, डिओक्सीनेटेड ब्लड के बराबर ही है, सबसे कम यही वैल्यू है ना बॉडी में। ये भी कहता है कि चलना बहुत कम हो, बाइंड कर जा। ये कम है तो ऑब्वियसली ये भी कम ही होगा। साथ में टेम्परेचर भी कम होगा। ज्यादातर जो बाहर की एयर हम लेते हैं इतना 37 तक नहीं पहुंच पाती है, नियर अबाउट बॉडी टेम्परेचर पहुंच जाती है, थोड़ी सी कम ही रहती है। ठीक है। ह्यूमिडिफाई अच्छी खासी हो जाती है। बट अगर अभी सर्दियां शुरू होने वाली है नवंबर दिसंबर में, सुबह उठे गहरी सांस लेना, आपको अंदर तक ठंडा ठंडा फील होगा, है ना। देखा सबने, अच्छा लगता है ना बड़ा, क्योंकि आपकी बॉडी टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाती है, थोड़ा सा बढ़ जाता है टेम्परेचर, बट 37 तक नहीं पहुंचता, टेम्परेचर फिर भी थोड़ा कम रहता है। ठीक है। तो टेम्परेचर कम है। ये सारे फैक्टर किस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ O2 बाइंड कर जाए। लंग्स चाहते हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ O2 बाइंड कर जाए। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाता है टिश्यूज के पास। टिश्यू में सब कुछ उल्टा है। टिश्यू में PO2 कितना है? टिश्यू में PO2 कितना है? टिश्यू में PCO2 कितना है? टिश्यू में H+ भी ज्यादा होगा, CO2 ज्यादा है तो टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है, बॉडी टेम्परेचर है। ये सारे फैक्टर्स क्या बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड ना करे, जो HbO2 बना हुआ है वो डिसोसिएट हो जाए, हीमोग्लोबिन अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए। टिश्यू चाहता है ऑक्सीजन अलग कर, मुझे दे, भाग यहां से, तेरा काम था मुझे ऑक्सीजन सप्लाई करना, आ मेरे सारे फैक्टर्स बोल रहे हैं कि अलग हो जा तू। ठीक है। ये बंदा बंदी थे, ठीक है, बट टिश्यू ने कहा कि नहीं भाई अलग हो जाओ तुम, और तेरी बंदी मैं ले जा रहा हूं, तू भाग यहां से। ठीक है। तो उसके पास ज्यादा फैक्टर्स है, जो उसकी बंदी को पसंद था, ऑक्सीजन को जो पसंद था वो सब टिश्यू के पास ज्यादा है। उल्टा भी ले लो, बंदा है टिश्यू बंदी मान लो, जो मान लो यार, सेक्सिज्म नहीं कर रहा मैं, मेरे को केस मत हो गया मेरे ऊपर कोई। ठीक है। याद रखना बस, टिश्यू के पास वो फैक्टर्स हैं जो डिसोसिएशन कराना चाह रहे हैं, तो टिश्यू डिसोसिएट करा देता है HbO2 को, ऑक्सीजन अलग हो गई, हीमोग्लोबिन अलग हो गया, ऑक्सीजन टिश्यू ने यूटिलाइज कर लिया और हीमोग्लोबिन चला गया दोबारा लंग्स के पास, वहां से फिर उसको ऑक्सीनेट हो गया, फिर दोबारा आया, अलग हुआ, ये साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी। क्लियर है? एक को क्लियर है बस? किसी को डाउट है पूछ लो। अगर डाउट है तो फिर ये ग्राफ समझ में नहीं आएगा, अगर डाउट है तो पूछ लो। अब सुनो फिर ये ग्राफ समझो। ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे मैंने लिया हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 PO2। ठीक है। वाई एक्सिस पे मैंने लिया है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये वही SpO2 है जो कोविड में हम पढ़ रहे थे कि किसी का 90 पहुंच गया, 80 पहुंच गया, यही है वो। ठीक है। परसेंटेज सैचुरेशन कितना, मतलब क्या है कि आपका कितना परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सैचुरेटेड है। 100% है तो बहुत अच्छी बात है, 97 98 है ठीक है, 95 से अब नॉर्मल होता है, उसके नीचे गिरना शुरू होता है तो बॉडी के लिए दिक्कत हो जाती है। ठीक है। तो बॉडी के लिए खराब हो जाता है। सैचुरेशन, इस ग्राफ को आपने उल्टा पढ़ना है। 100 से स्टार्ट करेंगे हम, नॉर्मल कंडीशन से स्टार्ट करेंगे और नीचे जाएंगे। ठीक है। अब देखो 100%, अगर 100 है पार्शियल प्रेशर, सॉरी 100 पार्शियल प्रेशर है, कितनी सैचुरेशन है? 100 है। पार्शियल प्रेशर 90 है, सैचुरेशन कितनी है? स्टिल
100 के नियर अबाउट है। 80 है, कितनी है? 97 के अराउंड है। 70 है, कितनी है? 95 है। 60 है, कितनी है? 90 है। 50 कितनी है? 80। 40 75। 100 से लेके 40 तक अगर आपका PO2 गिर भी गया तब भी सैचुरेशन सिर्फ 100 है, 75 ही गिरी है। ठीक है, इस फेज में ऑक्सीजन भले ही बहुत कम भी हुए जा रही है, 100 से सीधा 50 हो गई, आधी पहुंची ऑक्सीजन, स्टिल सैचुरेशन ठीक ठाक है। बट इसके बाद एकदम से गिरेगी। 40 पे कितना है? 75। 30 पे कितना है? 60 से भी कम। 20 पे कितना है? 30। 10 पे कितना है? 10। अब एकदम से एकदम गिर रही है, वहां नहीं गिर रही थी। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? इसका सिग्निफिकेंस ये है, बेसिकली आपका पार्शियल प्रेशर जो है O2 का किस पे डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर में? कितनी ऑक्सीजन है आपके आसपास, किस चीज पे डिपेंड करती है? हाइट पे, ऑल्टीट्यूड पे। किस ऑल्टीट्यूड? सी लेवल के कंपैरिजन में आप कहां पे हो? हम कितने 200-300 मीटर पे हैं हम, है ना? करनाल कितना होगा? 200-300 मीटर ही होगा सी लेवल से अबव। अच्छा खासा एयर है, ऑक्सीजन है। थोड़ा ऊपर चढ़ो, पंचकुला से आगे बढ़ना शुरू हुआ आप, या चलो शिमला चलते हैं, मनाली चलते हैं, चंडीगढ़ से आगे आप बढ़ना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ, 500 मीटर 1000 मीटर पे पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 मीटर में भी सैचुरेशन ऑक्सीजन 100 नहीं होगी, पार्शियल प्रेशर 90 होगा, 95 होगा। 1000 मीटर से आप मनाली पहुंच गए, 2000 मीटर पहुंच गए, स्टिल कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी 90 के अराउंड होगा। ठीक है, फिर आप रोहतांग पास चले गए, 4000 मीटर पहुंच गए, वहां पे थोड़ा कम हो गया, बट ठीक है, आपकी बॉडी तब भी मैनेज कर लेगी। क्यों? क्योंकि सैचुरेशन अब भी नियर अबाउट मेंटेन्ड है। उससे ऊपर ले चले गए, 5500 मीटर चले गए, वहां ऑक्सीजन इतनी कम हो जाएगी कि आपकी सैचुरेशन बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ? बॉडी बहुत लेवल तक तो मैनेज कर लेती है, बॉडी काफी लेवल तक मैनेज कर लेगी, बट आपका ऑक्सीजन अगर बहुत ही कम हो जाए तब फिर एकदम गिरेगा, तब फिर आपको सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, जो ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है ना। सुना है किसी को? गया ले, अगर सीधा फ्लाइट से चले जाओ, दिल्ली से ले 40-45 मिनट में पहुंच जाते हैं, बट आप सीधा 200 मीटर से 5500 मीटर जाते हो, तो आपकी बॉडी को एक्लेमेटाइज होने का टाइम ही नहीं मिलता। इतनी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कि कुछ लोगों में बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, तो क्यों होता है वो? क्योंकि एकदम से ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम हो गई है। चलो अब हम देखते हैं हमारी बॉडी में नॉर्मल लेवल पे क्या होता है। ये ग्राफ जो है, जो रेड वाला ग्राफ है जो एनसीईआरटी ने बनाया है, ये शिफ्ट हो सकता है आगे या पीछे, राइट या लेफ्ट, डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स O2 के अलावा। मतलब आप ऑक्सीजन लेवल फिक्स कर दो, बाकी फैक्टर्स कौन कौन से हैं? H+ है, CO2 है, टेम्परेचर है, यही है। ठीक है, इनको वेरी करोगे तो भी परसेंट सैचुरेशन चेंज होगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, इसको ना आप बॉडी को बड़ी इंटेलिजेंट मशीन लेके चलो। बॉडी क्या चाह रही है कि आपके लंग्स में O2 बाइंड हो, टिश्यू में O2 डिसोसिएट हो। ठीक है, लंग्स में एक तो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम है, साथ में क्या आपका PCO2 भी कम है, H+ भी कम है, टेम्परेचर भी कम है, तो मैक्सिमम बाइंडिंग होती है। टिश्यू में अगर आप PO2 लेवल बराबर भी कर दो, वैसे तो टिश्यू में PO2 लेवल कम होता है, टिश्यू में 40 होता है, सिर्फ आप 70 कर दो, बट कुछ बाइंडिंग कुछ अनबाइंडिंग हो जाएगी, पर बाकी फैक्टर्स तो टिश्यू में ज्यादा है ना, H+ भी ज्यादा है, PCO2 भी ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है। तो जहां पे नॉर्मली 70 में 90% सैचुरेशन होनी थी, अगर ये सारे फैक्टर्स होंगे तो 80% हो जाएगी। ऊपर से निकल गई बात है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से समझाता हूं। ऑक्सीजन कांस्टेंट कर देते हैं हम। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ लेते हैं, हम 90 mmHg कांस्टेंट कर रहे हैं। 90 mmHg में यूजुअली कितनी सैचुरेशन है? नियर अबाउट 100 है, 98 99 है। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन उतनी ही रखूं, ऑक्सीजन मैं 90 mmHg ही रख रहा हूं, अब मैं H+ बढ़ा दूं, PCO2 बढ़ा दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं, अब क्या होगा? सैचुरेशन ड्रॉप कर जाएगी। ठीक है, जहां पे पहले 97 थी, अब कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। इसको मैं और कम कर दूंगा, 100 से ज्यादा नहीं जा पाएगी, तो मैं लेफ्ट शिफ्ट बाद में पढ़ाऊंगा। बेसिकली क्या हो रहा है कि O2 के अलावा और भी फैक्टर्स हमने पढ़े हैं ना, जो बाइंडिंग में हेल्प नहीं, बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं, है ना।
मैं O2 लेवल कांस्टेंट कर दूं तो वो फैक्टर्स डिक्टेट कर सकते हैं कि बाइंडिंग कितनी होगी। ठीक है, दो तरीके की बाइंडिंग होती है, दो तरह की शिफ्टिंग होती है, राइट शिफ्ट होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है। यार मुझे लग नहीं रहा आपको समझ में आ रहा है। आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। आपके लेवल में वैसे इतना नहीं है, पहले पूछते थे हेल्डेन इफेक्ट, ये इफेक्ट, वो इफेक्ट, अब नहीं पूछते, तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको छोड़ दो। ये समझ में आना चाहिए था, वो आया है ना जो मेन ये ग्राफ था, जो ये क्यों नहीं चल रहा, ये सिग्मोइड कर्व था। सिग्मोइड का मतलब क्या होता है, गंदा सा एस। ठीक है, सिग्मोइड इज गंदा सा एस होता है, तो यहां पे भी होता है। और कहां पे होता है सिग्मोइड कर्व, कॉलन, बहुत बढ़िया, सिग्मोइड कॉलन। एक ग्राफ और होता है सिग्मोइड वाला, पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना, याद करो इकोलॉजी में पॉपुलेशन ग्रोथ में भी सिग्मोइड ही है। सिग्मोइड बहुत जगह आता है, दो तीन जगह ये है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट नहीं भी हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा ऊपर का ही लेवल है, आपके लेवल पे नहीं आएगा। लेफ्ट शिफ्ट में बस इतना ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना, राइट शिफ्ट में हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है, एफिनिटी क्या है, कितना प्यार है उसको ऑक्सीजन से, वो डिक्रीज। लेफ्ट शिफ्ट में इंक्रीज हो जाएगी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी। क्या ध्यान रखना आपको, एक चीज क्या ध्यान रखनी है, फीटल ब्लड जो होता है, जो फीटस के पास ब्लड है उसका हीमोग्लोबिन थोड़ा अलग होता है। क्यों? फीटस को अपनी ऑक्सीजन कहां से मिलती है, मदर्स के ब्लड से। ऑब्वियसली फीटस का जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी ज्यादा होनी पड़ेगी मदर के ब्लड में भी तो हीमोग्लोबिन से बाउंड है ना, ऑक्सीजन मदर के ब्लड में घूम तो नहीं रही है, ऐसे हीमोग्लोबिन से बाउंड है। तो फीटस का हीमोग्लोबिन है, तो उसको अगर ज्यादा प्यार है ऑक्सीजन से तभी वो मदर के हीमोग्लोबिन से खींच के निकाल सकता है ना। तो जो फीटस का ब्लड होता है वो थोड़ा अलग होता है स्ट्रक्चर में, उसकी एफिनिटी ज्यादा होती है। तो वो क्या करता है, मदर के हीमोग्लोबिन को बोलता है कि तू छोड़ ऑक्सीजन और मुझे दे दे। ठीक है, इसीलिए फीटल हीमोग्लोबिन भी लेफ्ट शिफ्ट दिखाता है। लेफ्ट शिफ्ट है, एफिनिटी बढ़ रही है। बस अब इतना याद रख लो, फैक्चुअल स्टेटमेंट समझ के याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोई नहीं पूछेगा आपसे, पूछ लिया तो याद रखना। ठीक है, कौन सा होता है फीटल हीमोग्लोबिन, याद है? अल्फा 2। क्या पेट में आंसर किया हो किसी को आता है कुछ? अल्फा 2 गामा 2 होता है। नहीं सुना है किसी ने कभी? थैलेसीमिया पढ़ा नहीं पढ़ा? अभी थैलेसीमिया नहीं पढ़ा? कितने टाइप का होता है? दो तरीके का होता है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन नहीं बनती, बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन नहीं बनती। अल्फा थैलेसीमिया बचपन से ही दिखना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन में अल्फा तो तब भी है, अगर उसका वो नहीं बनेगा तो भी तो फर्क दिखेगा। लेकिन बीटा थैलेसीमिया 6 महीने के बाद मैनिफेस्ट करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि 6 महीने तक फीटल हीमोग्लोबिन जो है अल्फा 2 गामा 2, बीटा चेन नहीं होती उसमें, वो मेनली होता है। बट उसके बाद टेक ओवर होना शुरू करता है बीटा चेन। तो 6 महीने के बाद अगर इसको बीटा हीमोग्लोबिन, उसको 6 महीने बाद चलता है। बच्चा 6 महीने तक नॉर्मल रहेगा, बिल्कुल ठीक लगेगा आपको। उसके बाद उसमें अनीमिया, ग्रोथ रिटार्डेशन, ये सब होगा। कोई बात नहीं, कोई मैं ही पढ़ाऊंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो अभी समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, मैं तब करा दूंगा। ठीक है, फैक्चुअल स्टेटमेंट क्या याद रखनी है, ईच 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। किससे पूछूं? सबसे पूछ ले क्वेश्चन मैंने। नॉर्मल कंडीशंस में, जब आपकी बॉडी नॉर्मल फिजियोलॉजी रेस्टिंग कंडीशन है, आपका टिश्यू कितना परसेंट ऑक्सीजन यूटिलाइज करता है, कितना परसेंट ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करता है हीमोग्लोबिन से? कोई आइडिया? सारी ऑक्सीजन ले लेता है, सारी नहीं लेता? सारी नहीं लेता, ठीक है। फिर भी कितना लगता है आपको, क्या लगता है? नहीं पता, कोई आइडिया नहीं, कोई गेस? 5%, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में आपका टिश्यू का कितना वो है पार्शियल प्रेशर? टिश्यू में कितना है? 40 है ना। 40 पे कितना दिखाया हुआ है इन्होंने? अराउंड 50 दिखाया हुआ है। छोड़ो ग्राफ से ना, राइट शिफ्ट वाला देखना। नहीं 50 नहीं, कितना दिखाया हुआ है? 75 दिखाया हुआ है ना, ठीक है, बिल्कुल सही दिखाया हुआ है। तो नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है, आपका टिश्यू सिर्फ 25% ऑक्सीजन ही निकालता है, हीमोग्लोबिन को नंगा नहीं कर देता। 4 हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन के पास 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो किसी से 4 ले लेगा, किसी से 1 लेगा, किसी से 2 लेगा, किसी से 3 लेगा, किसी से लेगा ही नहीं। नियर अबाउट
75% सेचुरेशन तब भी रहती है। तो अगर कोई पूछे आर्टेरियल ब्लड की कितनी सेचुरेशन होती है, कितनी होती है आर्टेरियल ब्लड की? 100%। वीनस ब्लड की कितनी होती है? 75। निकल गए ऊपर से? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। ये क्या बना रहा हूं मैं? हार्ट बनाया गंदा सा, ठीक है। ब्लड से बनाते हैं ना ब्लड। चलो छोड़ो, ये आपका टिश्यू है, ठीक है। टिश्यू के पास ब्लड लेके कौन आता है? आर्ट, इतना तो पता होगा यार। आर्टरी लेके आती है, हार्ट से आर्टरी निकली, आयोटा निकली, आयोटा की ब्रांचेस से मल्टीपल आर्टरीज निकल के टिश्यू के पास गई है। ब्लड लेके कौन जाता है? वेन्स। वेन्स लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी आर्टरी में HbO2 भर भर के है ना। टिश्यू इसको डिसोसिएट करा लेता है, ऑक्सीजन अपने पास रख लेता है, हीमोग्लोबिन को वापस भेज देता है। बट वो सारे के सारे हीमोग्लोबिन से सारी की सारी ऑक्सीजन नहीं लेता है, सिर्फ 25% ऑक्सीजन ले लेगा वो। इसकी सैचुरेशन मैक्सिमम कितनी है? 95 से ऊपर होती है, 95% से ऊपर होती है। रेस्टिंग कंडीशन में आप सब मापोगे आपकी 100% आएगी, ठीक है। पीछे वाले को दिखेगा नहीं है, अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरी शायद दिख रहा है कि आगे वाला भी दिख रहा होगा, अभी आएगा, रुको, आएगा आएगा। 24 को मेजर करने लगाया हुआ मैंने, जब हो जाएगा बताऊंगा आपको। कितनी होती है रेस्टिंग कंडीशन में? नॉर्मली 100% या 95% से ऊपर होती है। इसके पास आएगी 100%, उसमें से 25% एक्सट्रैक्ट कर लेगा, बचा हुआ 75% भेज देगा। तो इसकी सिचुएशन को आपसे पूछे कितनी होगी? किस ब्लड की? आर्टेरियल ब्लड की। ये कौन सा ब्लड है? वीनस ब्लड। इसी कितनी होगी? 75%। क्यों ऐसा? कितनी आ रही है, दिख रही है? 99, 98 आई है, फिर 100 हो जाएगी, ठीक है ना। रेस्टिंग कंडीशन में इतनी होती है। अपनी मेजर करोगे आपकी सबकी 100, 99, 98 दिखेगी आपको। क्यों? क्योंकि आपका आर्टेरियल ब्लड अच्छा खासा ऑक्सीजन रिच होता है, जितना उसकी कैपेसिटी होती है सारी सारी कर लेता है। वीनस ब्लड में 75% रहती है। किस कंडीशन में कम हो सकती है? नॉर्मल क्या कंडीशन होगी? एक्सरसाइज में। ये 75% आपका रिजर्व है। मैंने आपको बताया था ना कि आपकी बॉडी में रिजर्व हर चीज का बहुत ज्यादा है, हर चीज का रिजर्व बहुत ज्यादा है। आपको इतनी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, सिर्फ 25% आप रेस्टिंग में सर्वाइव कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज पे आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो टिश्यू ज्यादा ऑक्सीजन निकालना शुरू कर देगा, ठीक है। ब्रीदिंग वाला चैप्टर कर रहे हैं ना अभी। हाँ, तो रिजर्व वॉल्यूम हमने पढ़ी थी ना ऊपर, कितनी होती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? 2500। मैंने बोला 5 गुना ज्यादा होती है रेस्टिंग से, है ना। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है? 1000 to 1100, है ना। याद रखो यार, ये चीजें भूले जा रहे हो भाई, आंसर्स नहीं आ रहे ढंग से। ये रिजर्व है हर एक चीज का। मैंने बताया था ना आपके इंटेस्टाइन भी रिजर्व्ड है। स्मॉल इंटेस्टाइन आप आधी काट के निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी एब्जॉर्प्शन अभी हो रही है उतनी तब भी होगी। आपकी बॉडी में रिजर्व बहुत ज्यादा है। किडनीज है, किडनी के पास रिजर्व वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपके पास रिजर्व हर चीज का बहुत है। कार्डियक आउटपुट रेस्टिंग में कितना होता है? 5 लीटर पर मिनट। वो बढ़ के 10, 11, 12, 13, 15 तक पहुंच जाता है एक्सरसाइज कंडीशन में, क्योंकि आपकी बॉडी के पास रिजर्व इतना ज्यादा है, ठीक है। तो यही चीज है कि अब क्लियर हुआ कि वीनस में 75% क्यों होता है, क्योंकि आपका टिश्यू रेस्टिंग कंडीशन में सिर्फ 25% के अराउंड ही एक्सट्रैक्ट करता है। चलो बैक टू द टॉपिक। अब आती है बात CO2 ट्रांसपोर्ट की। CO2 ट्रांसपोर्ट मेजरली होता है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। 70% के अराउंड होता है। CO2 मिलती है H2O से, क्या बनाती है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड टूट जाता है H+ और यही तो बाइकार्बोनेट है। तो जो CO2 थी मैक्सिमम इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होता है। थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन की फॉर्म में भी होता है, उसको हम बोलते हैं कार्बोनिनो हीमोग्लोबिन। तो 20 से 25% ये होता है, बस बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज होती है डिसॉल्व्ड, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस रिएक्शन के रेट को कितने फैक्टर से बढ़ा देता है? एनसीईआरटी में लिखा है 6। नहीं लिखा एनसीईआरटी में? कहाँ लिखा है? बायोमोलिक्यूल्स में लिखा है। बायोमोलिक्यूल्स में लिखा है कितना? 6।
लिखा है, देखो भी देखो, बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइम्स खोलो, एंजाइम्स में लिखा है। एनसीईआरटी जिस दिन आपको टिप्स पे याद होगी ना कि किस पेज पे एंजाइम्स राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे है, कौन से पैराग्राफ की कौन सी लाइन में होगा। देखो बाकी सब लोग देखो, मिला पेज नंबर बता दे सबको। 155 खोलो यार, राइट साइड का पेज है, शुरू में लिखा है ना, कितना है 10 मिलियन, 1 करोड़ टाइम, ठीक है। एंजाइम ने इस रिएक्शन को 1 करोड़ टाइम्स फास्ट कर दिया, ठीक है। याद रखा करो यार, चीजें लिंक करना शुरू करो। मैं हमेशा बोलता हूं जहां H2CO आ गया ना, जहां जहां आपकी एनसीईआरटी में H2CO3 है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। कहां कहां है वो मैं बता ही रहा हूं। तो बाइकार्बोनेट आयन बन गया, ये बाइकार्बोनेट आयन जाता है लंग्स के पास, वहां पे फिर टूटता है CO2 और H2O में, और CO2 बाहर निकल जाती है, ठीक है। चलो ये मैंने एक MBBS लेवल की बुक है उससे लिया डायग्राम, बहुत क्लियर डायग्राम है, बहुत सुंदर डायग्राम है। टिश्यू से आता है आपका CO2, CO2 जाता है प्लाज्मा में, प्लाज्मा से CO2 जाता है आरबीसी में। जो एंजाइम है ना कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये आरबीसी में बहुत ज्यादा होता है, प्लाज्मा में उतना ज्यादा नहीं होता। आरबीसी में इसका जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा है, ठीक है। CO2 प्लस H2 मिलकर बनाते हैं H2CO3, H2CO3 टूट जाता है H+ और बाइकार्बोनेट में, H+ तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, बाइकार्बोनेट क्या होता है बाहर निकल जाता है, और क्लोराइड अंदर आ जाता है, इसको हम क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लोराइड शिफ्ट है ये, बाइकार्बोनेट बाहर चला गया प्लाज्मा में और क्लोराइड अंदर आ गया। कोई पूछे बाइकार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड मेनली इन आरबीसी, बाइकार्बोनेट मैक्सिमम किस अमाउंट कहां पे होता है प्लाज्मा में, बनने के बाद वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। फाउंड इन प्लाज्मा, प्रोड्यूस्ड इन आरबीसी, क्लियर है। चलो अब ये ही बाइकार्बोनेट है जो लंग्स तक जाएगा, लंग्स में जाके ये फिर रिएक्शन उल्टी चलेगी और CO2 बन के CO2 उड़ जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। कितना ml करता है CO2 4 ml, O2 कितना था 5 ml, 4 ml CO2 each 100 ml blood। Each 100 ml of blood contains dash amount of hemoglobin, कितना 19.8 पूछा क्या 14 ग्राम, बहुत बढ़िया। रेंज होती है बॉडी में तो 12 to 16 बोल देते हैं हम, ठीक है, ग्राम्स पर डेसीलीटर। मत बोला कर भाई, जब पूछूंगा पूछना, ऐसे पूछूंगा मैं क्वेश्चन, रुक जाओ थोड़ी देर, ठीक है। ग्राम्स पर डेसीलीटर, ठीक है, ग्राम्स में होता है, याद रखना। ईच 100 ml ऑफ ब्लड डिलीवर्स अराउंड डैश ml ऑफ O2, ml ऑफ O2, क्वेश्चन तो सुन लो ढंग से, 5 ml ऑफ O2, ml ऑफ CO2 4 ml ऑफ CO2, ठीक है। तो 100 ml में क्या क्या होता है ध्यान रखना है। चलो अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे भी नहीं आता सही बताऊं तो, आपके लेवल का आता है, जो असल में होता है ना बॉडी में बहुत कॉम्प्लेक्स है, एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया हुआ। रेस्पिरेशन इतना कॉम्प्लेक्स है, रेस्पिरेशन की रेगुलेशन, एक DRG होता है, VRG होता है, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन को, ठीक है। आपके लेवल पे जितना है तो आपको सिर्फ उतना ही ध्यान रखना है। तो क्वेश्चंस आप करोगे ना, क्वेश्चंस बहुत बाहर बाहर के मिलेंगे आपको, इग्नोर कर देना, ठीक है। अगर कोई आ रहा है कि DRG ये कर देगा, किसी का DRG कट हो गया तो क्या होगा, VRG कट हो गया तो क्या होगा, छोड़ दो, आपके लेवल का नहीं है, मेरे लेवल का भी नहीं है। जो DM करेंगे ना पल्मोनोलॉजिस्ट में, जो पल्मोनोलॉजी में DM करेंगे उनके लेवल का है। आपके लेवल पे आपको 3 सेंटेंस याद रखने हैं। क्लास किस टाइम तक होती है यार? है अभी ले आओ कॉफी आपने एक। आपके लेवल पे क्या ध्यान रखना है आपको? ब्रेन स्टेम में क्या क्या होता है? पॉन्स। ब्रेन स्टेम में क्या होता है? मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। सर ये दो स्टेटमेंट लिखी है, एक तो ऊपर लिखी है उसमें लिखा है मिड ब्रेन और पॉन्स, और जो एनसीईआरटी में दो ही जगह लिखा है उसमें एक जगह दूसरी जगह लिखा है कि मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला होता है, खाली पॉन्स कहाँ लिखा है? मतलब नहीं, खाली पॉन्स और मेडुला लिखा है। कहाँ पे दिखा?
स्टेटमेंट बोल देना, वहीं से बोल दे। The hindbrain, the three major regions make up brainstem, midbrain, pons और medulla. यहाँ पे midbrain and hindbrain forms brainstem. तो हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है? नहीं तो फिर पूरा ही आएगा ना फिर hindbrain. हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है? Hindbrain में तो pons, medulla, cerebellum. सेरिबेलम नहीं आता उसमें, बस ठीक है। हाइंड ब्रेन में हम नहीं गिनते मेडुला और मतलब ब्रेन स्टेम में हम सिर्फ मेडुला और पोन्स गिनते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन, मेडुला, पोन्स, ठीक है। चलो, ब्रेन स्टेम आपकी लाइफ के जो एसेंशियल फंक्शंस हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। आपकी रेगुलेशन करना रेस्पिरेशन की, हार्ट कितना बीट कर रहा है, हार्ट बीट कर भी रहा है नहीं कर रहा है, सब कुछ कौन मेंटेन करके रखता है? ब्रेन स्टेम। लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसको कुछ भी हो जाए ना, इंस्टेंटेनियस डेथ, किसी एक्सीडेंट में अगर ये खत्म, बिल्कुल खत्म, एकदम से स्प्लिट सेकंड डेथ होती है। इसलिए हम हैंगिंग करते हैं। बहुत ठीक है, बहुत टाइम है। हैंगिंग फांसी पे क्यों लटका के मारते हैं हम जो प्रिजनर्स होते हैं? मजा आता है इसलिए नहीं, उनको पेन ना हो बेचारों को। वे मर ही रहे हैं तो कम से कम हम सबसे पेनलेस मोड तो दे दें। तो हम क्या करते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं, रस्सी बांधी और फिर प्लेटफॉर्म गिरा देते हैं एकदम से, वो नीचे गिरता है। क्या होता है हैंगिंग में? कैसे? सर वो पीछे उसमें प्रेशर बहुत बड़ी जो आपकी एटलस और एक्सिस होती है ना, फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा होती है, उनके बीच में एक ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है। तो सेकंड वर्टिब्रा है, उसका एक ऐसा प्रोसेस होता है जो फर्स्ट से जुड़ा होता है। जब हैंगिंग में झटका लगता है ना, इसलिए उनको गिराते हैं, लटकाते नहीं। अगर सिर्फ लटकेंगे तो पंखे से लटक के मरता है, टीवी में देख के उसको लगता है कि यार मैं एकदम में मर जाऊंगा, लेकिन नहीं, 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। क्यों? कि वहां पे डेथ होती है कैरोटिड के दबने की वजह से। जो कैरोटिड आर्टरी है वो बंद हो जाती है, तो ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। उस टाइम में 5 से 10 मिनट लगते हैं, बहुत पेनफुल डेथ होती है वो। इसीलिए आप देखोगे कि जो भी एग्जीक्यूशन होता है, जब सेंटेंस, डेथ सेंटेंस मिल गई इसी को, उसमें हम लटकाएंगे नहीं, उसमें झटके से एकदम गिराएंगे उसको, एकदम नीचे गिरेगा, रस्सी एकदम टाइट होगी। उससे क्या होता है, ओडोंटॉइड प्रोसेस टूट जाता है, टूट के वो मेडुला में घुस जाता है, वो ब्रेन स्टेम में घुस जाता है। और ब्रेन स्टेम में इतने सारे वो हैं, क्या बोलते हैं, सेंटर्स हैं, कार्डियोवास्कुलर सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, सारे खत्म। एक सेकंड में डेथ, इंस्टेंटेनियस डेथ होती है, पेनलेस डेथ होती है, ठीक है। चलो, तो रेस्पिरेशन के भी सेंटर्स हमारे ब्रेन स्टेम में है। ब्रेन स्टेम में मेनली कहां कहां पे है? पोन्स में है, मेडुला में है। आपको क्या ध्यान रखना है, अपने डायग्राम में ये बना लो। तो एनसीईआरटी में डायग्राम है ना, ये मैंने सेंटर्स बनाए हुए हैं, उनके आगे आगे लिख लो, फटाफट लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। चलो, हो गया। अब पढ़ो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स। सबसे पहला क्या उन्होंने बोला है, एक सेंटर होता है, स्पेशलाइज सेंटर मेडुला में होता है, जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है आपके रेगुलेशन के लिए, ठीक है। तो जो हमारा मेडुला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है मेडुला में, इधर कहीं होगा, ठीक है। दैट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड मॉडरेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम। इसके बराबर में एक सेंटर होता है कीमो सेंसिटिव एरिया, नाम ही है कीमो सेंसिटिव, सेंसिटिव टू केमिकल्स। विच केमिकल्स? CO2 एंड H+, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अगर इनका अमाउंट बढ़ रहा है ब्लड में, या तो CO2 बढ़ रहा है या H+ बढ़ रहा है, तो ये सिग्नल दे देगा आपका इसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। इनको सिग्नल्स देगा कि ब्लड में CO2 बढ़ रहा है, H+ बढ़ रहा है, फटाफट से निकाल लो वरना टॉक्सिक लेवल पहुंच जाएंगे और मर जाऊंगा। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करता है, इंस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर देता है। तो ज्यादा सांस ले लो, जल्दी 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 सांस लेकर सारी CO2 बाहर निकाल देते हो, फ्लश आउट कर देते हो, ठीक है। ये होता है आपका कीमोसेंसिटिव एरिया। इसके अलावा एक और एरिया होता है जो होता है पोन्स में, इधर कहीं होगा पोन्स में, इसको हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमो का मतलब क्या है, लंग या रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग, ठीक है। टैक्सिक कुछ भी मान लो, मैंने याद किया उसको टॉक्सिक से, ठीक है। बॉडी में टॉक्सिन्स क्या करते हैं, आपकी सांस रोकते हैं ना, जान ले रहे हैं, जो जहर होता है क्या करता है, सांस रोक के मार देता है। इस तरीके से कुछ भी गंदा सा लॉजिक है यार, बस ध्यान रखना, टैक्सिक इज टॉक्सिक टाइप। तो ये इंस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी रिदम को कम कर देता है, रेस्पिरेटरी को कम कर देता है, ठीक है। तो ये आपकी सांस लगभग ऐसे थोड़ी सी रोक देगा। तो किसी ब्रेन सर्जरी होती है, कभी न्यूरो सर्जरी चल रही होती है, तो अगर यहाँ पे प्रोब टच हो जाए ना एकदम से, भाई सर्जरी मान लो आसपास इसकी करनी है या इसकी करनी है, और टच यहाँ पे हो गया, सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, एकदम से पेशेंट सांस लेना बंद कर देगा। बहुत इमरजेंसी होती है वो, फिर उसको फटाफट से वेंटिलेटर हो रही है, बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान देना होता है न्यूरो सर्जरी में कि सेंटर्स कहाँ पे होते हैं नॉर्मली, इसलिए आपको याद करना है कि कौन सा कहाँ पे है। इसके अलावा बहुत सारे सेंटर्स हैं, बट 3 ये मेन है, ठीक है।
न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कीमोसेंसिटिव सेंटर और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। 2 मेडुला में है, 1 पोन्स में है। P4 पोन्स, P4 न्यूमोटैक्सिक, ठीक है, बाकी दोनों है मेडुला में। इसके अलावा रिसेप्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दी अयोर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी। ये भी क्या मेजर करते हैं? CO2 एंड H+। हाँ भाई, क्लियर है अब या नहीं? अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं सबसे, ठीक है? वही जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये वाले कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं, दे मेजर, ऑप्शन A B C D हैं, H+ एंड CO2 इन, अभी कोई नहीं बोलेगा, आर्टीरियल ब्लड, H+ एंड CO2 इन venous blood, O2 in arterial blood, O2 in venous, कोई ऐसा करेगा venous blood। लास्ट बिल्कुल, दिख रहा है? और जूम करूं? देख लिया ना आप लोगों ने? ठीक है, बताओ मुझे क्या है आंसर? A, C, C, आंसर क्या है? आपसे पूछ रहा हूं, आपसे। सी, सी, सी वाले कौन कौन है? जो बोले थे उन्होंने साथ नीचे कर दी, ठीक है। डी, डी, ए क्या था? आर्टेरियल ब्लड में CO2 एंड H+। करेक्ट आंसर वही है। बहुत लोग वीनस करके आते हैं, बहुत लोग। भाई रिसेप्टर आर्टरी में है, रिसेप्टर कहां पे आपके? कैरोटिड आर्टरी में, एओर्टिक आर्च में है, ठीक है। मेनली ये आर्टीरियल ब्लड में CO2 और H+ को मेजर करते हैं, वीनस को उतना नहीं करते, ठीक है। ब्रेन वाले सेंटर्स भी होते हैं, बट स्टिल हम इन रिसेप्टर्स की बात करते हैं, तो ये आर्टीरियल ब्लड के CO2 और H+ को मेजर करते हैं। O2 का रोल बहुत इनसिग्निफिकेंट है, ऑक्सीजन में मेजर रोल है ही नहीं, तो ऑक्सीजन तो पहले एलिमिनेट कर दो। एनसीईआरटी में लिखा भी है, आई गेस, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। O2 तो है ही नहीं। लास्ट टॉपिक आज की क्लास का इस चैप्टर का, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्वेश्चन आता है मोस्टली, पिछले साल भी आया था। फर्स्ट है अस्थमा। बहुत लोगों को होता है आजकल, है ना, आप किसी जानने वाले को या में भी आपको हो सकता है, फैमिली में हो सकता है। क्या होता है अस्थमा? अस्थमा एक ऐसा डिजीज है जिसमें आपकी जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। भाई जो आपका नॉर्मल ब्रोंकस इतना चौड़ा होना चाहिए था, वो छोटा हो जाता है। रिवर्सिबल होता है, नॉर्मली बड़ा होता है जब अस्थमा का अटैक पड़ता है, कोई एलर्जन है जिससे उसको एलर्जी है, या फिर वो एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा भी होता है, तब क्या होगा, उसका ब्रोंकियोल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा, ठीक है। ब्रोंकियोल कॉन्स्ट्रिक्ट करने से क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो एयर जो पहले फ्रीली मूव कर पा रही थी, अब वो बहुत मुश्किल से जाएगी, उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। अब देखो ना, ऐसे 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 गैस कर होता है ना पेशेंट, और आवाज निकलती है। क्या बोलते हैं आवाज को? हम व्हीजिंग बोलते हैं। क्यों निकलती है व्हीजिंग? क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा, कभी भी एयर अगर किसी नैरो पाथवे से निकलती है ना, तो आवाज प्रोड्यूस होती है। जबकि सीटियां होती हैं, विसल होती हैं, उसमें भी यही होता है। या आप जो विसल खुद भी करते हो, क्या करते हो आप? पर्सिंग कर लेते हो ना लिप्स की, छोटी सी कर एयर जोर से बाहर निकालते हो, तभी तो आवाज आती है। इवन हम जो ये आवाजों में बोल रहे हो, आपको सुन रही है, ये भी चीज से निकल रही है। आप बोलते हो एक्सपायरेशन के टाइम पे, आपकी बॉडी ने क्या किया? एक्सपायरेशन टाइम एयर निकल रही है, वोकल कॉर्ड्स लिए, उनके साइज को वेरी किया। कभी वोकल कॉर्ड पूरे बंद हो जाते हैं, कभी थोड़े खुलते हैं, थोड़े खुलते हैं, तो उसके हिसाब से कितने स्पेस से हवा निकल रही है, उसके हिसाब से साउंड अलग अलग निकलती है, और इससे ही हम बोल पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना पतला हो जाता है ब्रोंकस कि सीटी जैसी आवाज आती है, व्हीजिंग उसको बोलते हैं। क्यों होता है ये? क्योंकि इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की। मेनली एलर्जिक डिजीज है ये। किसी को पोलन से एलर्जी होती है, किसी को एनिमल डेंडर से एलर्जी होती है, किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है, उनमें हो जाता है ये। क्या क्या वर्ड्स याद रखने हैं? अस्थमा तो रखना ही है, व्हीजिंग रखना है, और इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स रखना है।
क्लियर है? कोई डाउट? इसमें हम फिर क्या करते हैं, हम ऐसे एजेंट्स देते हैं। पंप देखा है ना आपने, दबंग देखी होगी सबने ना, जब आई थी फर्स्ट वाली दबंग मूवी थी, देखी कि नहीं देखी थी? उसमें उसकी मदर को पड़ता है अटैक और वो उसको पंप नहीं देता, वो बोलती रहती है पंप दे दे, मर जाऊंगी मर जाऊंगी, वो पंप देता ही नहीं, वो मर जाती है लास्ट में। उस पंप में क्या होता है? थैंक यू। उस पंप में कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो ब्रोंकाई को डायलेट कर देते हैं, जो कॉन्स्ट्रिक्टिव पड़े हैं उनको डायलेट कर देंगे। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट होती है, 2 पफ मारो 2 सेकंड में बिल्कुल ठीक। और अगर वो ना हो तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए वो जिसको भी अस्थमा होता है कैरी करता है हमेशा अपने साथ ना वो पंप। ठीक है, उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स की डायलेशन करा देते हैं, बंदा ठीक हो जाता है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट है एम्फाइसेमा। आपकी एल्वेओलाई नॉर्मली ऐसी है, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। एम्फाइसेमा क्या होता है, इनकी जो ये वाली वॉल है ना, ये डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। ठीक है, उससे क्या होगा, जहां पहले इतना सरफेस एरिया था, ये सारा सरफेस एरिया था ना ट्रांसपोर्ट के लिए, वॉल खत्म हो गई, अब सिर्फ इतना बचा है। सरफेस एरिया आपको पता है ना, जितने फोल्डिंग ज्यादा होंगी उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा। इंटेस्टाइन में भी हमने पढ़ा था, ब्रेन में हम देखेंगे, हर एक जगह फोल्डिंग जितनी ज्यादा होंगी उतना सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ऐसे मल्टीपल एल्वेओलाई अगर होंगी तो हर एक की वॉल से डिफ्यूजन इजीली हो जाएगी। एम्फाइसीमा में वही वॉल डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, मेजर एक बहुत बड़ा कॉज है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग में बहुत ज्यादा होता है ये। इसके अलावा एक जेनेटिक कॉज भी है, क्या है? +2 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ह्यूमन हेल्थ में है ना ये, मेरे टाइम तो होता था यार, तो कहीं तो है, क्वेश्चन तो है ना। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में भी यही होता है। ठीक है, क्या यार, तो बहुत गलत गलत रिस्पॉन्स था। चलो चैप्टर हो गया खत्म, इसके अलावा कुछ है? ठीक है ना, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। बेसिकली क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज होती है कुछ जहां पे आप पीस रहे हो, भाई ग्राइंडिंग कर रहे हो, स्टोन की ग्राइंडिंग कर रहे हो, कोल माइनिंग कर रहे हो, कुछ भी ऐसे कर रहे हो, वहां पे डस्ट प्रोड्यूस होता है। वो डस्ट लंग्स में रहता है, लंग्स में जाके वो फाइब्रोसिस कराना स्टार्ट कर देता है। भाई नॉर्मली जो आपकी लेयर 1 mm से भी कम थी, वो उसको फाइब्रोसिस करा के थिक कर देता है, तो पेशेंट्स को फिर सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो वो होती है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो ऐसे वर्कर्स को क्या मास्क पहन के रखने चाहिए। बोलेगा आंसर नहीं बोलेगा कोई? ए क्या नहीं है? सही है, बिल्कुल सही है। O2 जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतनी बाइंडिंग ज्यादा होगी। बी बिल्कुल सही है, CO2 इंटरफेयर करता है, कैसे करता है? ज्यादा CO2 होगी तो बाइंडिंग कम हो जाएगी। डी क्यों सही है? सही बात है। ठीक है, आंसर इज सी। करेक्ट करने को क्या करना होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। पक्का? डिजीज का नाम क्या है? कहीं भी क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ नाम, ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ, बट किससे पहचानना है आपको? व्हीजिंग से। व्हीजिंग से क्या होता है? एस्थमा। एस्थमा किसमें होता है, किसकी वजह से होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ठीक है, नीट 2019 में आया था, 2020 में आया था, 19 में। ठीक है, फर्स्ट वाला डिजीज कौन सा है बता ही देता हूं जब आ गया तो। बिनाइन ग्रोथ ऑफ म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटीज, नहीं पता होगा, नेजल पॉलिप्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन करते हुए नहीं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना आप, उसमें हर एक ऑप्शन पढ़ना है आपने, हर एक ऑप्शन के बारे में समझना है, सिर्फ बी करके छोड़ नहीं देना है, क्योंकि आपको 1, 3 और 4 के बारे में नहीं पता है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो भी लेटेस्ट वालों में। हर एक क्वेश्चन अभी मत करना कि सर ये ऑप्शन क्यों है, ये ऑप्शन क्यों है, कोई बात नहीं, ये छोड़ सकते हो। प्रीवियस टेस्ट में आपको पूरे 720 कितने ऑप्शन होते हैं? 720 ही होते हैं ना, तो 720 के 720 ऑप्शंस आपको क्लियर होने चाहिए कि कौन क्या बोलना चाह रहा है, क्यों गलत है, क्यों सही है, ये क्या है। ये क्या है? नेजल पॉलिप्स है, डिजीज है, लिख लो। सी क्या है? प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड डैमेज ऑफ एल्वेओल्स, एम्फाइसीमा। फाइब्रस टिश्यू और डैमेज एम्फाइसीमा में भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी हो सकता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में भी। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। लंग फाइब्रोसिस मान लो इसको आप। ठीक है, लंग फाइब्रोसिस में बहुत सारे कॉज होते हैं। लंग फाइब्रोसिस को लास्ट क्या है?
ये पहले पूछते थे हमसे, आजकल नहीं पूछते, पहले बहुत डिटेल में पढ़ाया भी जाता था। न्यूमोसाइट्स होते हैं आपके न्यूमो लंग साइट्स सेल। नॉर्मल एल्वियोलाई में सेल्स होते हैं वो भी न्यूमोसाइट्स हैं, वो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होते हैं। फिर कुछ सेल्स होते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। न्यूमोसाइट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उनमें जो टाइप 2 वाले हैं वो एक चीज रिलीज करने को हम सर्फेक्टेंट बोलते हैं। आपके ट्रेकिया और ब्रोंकियोल्स के पास कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करने के लिए क्या चीज थी? कार्टिलेज था, है ना? उनके पास तो कार्टिलेज है, बट क्या एल्वियोलाई के पास कार्टिलेज है? नहीं है, पर कोलैप्स तो ये भी कर सकता है। कैसे प्रिवेंट होता है? सुनो, ध्यान से सुनो। एक बलून है, बलून में पानी भर दो, ठीक है? थोड़ा सा पानी भर के हवा भर दो उसमें, उसकी सारी हवा निकाल दो, पानी चिपका देगा ना बलून की वॉल्स को आपस में, आपको दोबारा हवा भरने में थोड़ी दिक्कत होगी ना, क्योंकि इस पानी में सरफेस टेंशन होती है। पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके रहना चाहते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स में प्रॉपर्टीज पढ़ी ना, कोहेजन, एडेशन, कहां पढ़ी है? प्लांट फिजियोलॉजी में, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, है ना? प्लांट जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में चिपकना चाहते हैं। तो यहां पे क्या वाटर है? बिल्कुल है, थोड़ा सी वाटर तो होता ही है, ड्राई तो हो ही नहीं सकता कोई सरफेस, लिविंग सरफेस। अब ये अभी एक्सपेंडेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये कोलैप्स करेगा तब यहां का पानी इसके साथ चिपक जाएगा ना, तो अगली बार हवा हर एक एल्वियोलाई को फुलाने में एक्स्ट्रा जोर लगाने पड़ेंगे आपको। अब कितने मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई आपके पास, इतने जोर आप लगा ही नहीं सकते, है ना? हर एक एल्वियोलाई को अलग से फुलाओगे क्या? नहीं फुला सकते। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है? एक डिटर्जेंट लाइक चीज आती है, सर्फेक्टेंट, आपकी बॉडी जो रिलीज करती है, वो क्या करती है? वो वाटर की सरफेस टेंशन को कम कर देती है। उससे क्या होता है? पानी आपस में चिपकता नहीं है, ठीक है? तो अगली बार भी जब हवा आएगी ना, तो बिना चिपके आराम से खुल जाएगी एल्वियोलाई। तो खुलती रहेगी, बंद होगी, खुलेगी, बंद होगी, खुलेगी, बंद होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सर्फेक्टेंट है। सर्फेक्टेंट सिक्रिएट करता है टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। इसकी सिक्रीशन ड्यू टू एनी रीजन अगर कम हो जाए तो जो डिजीज होता है उसको हम बोलते हैं ARDS, अडल्ट या अक्यूट रेस्पिरेटरी, लिख लो, डिस्ट्रेस सिंड्रोम। हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज भी बोल देते हैं इसको। ये तो होता है किसी भी कारण से, कोविड में भी लोगों को हुआ था, बहुत ज्यादा हुआ था भाई, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स डिस्ट्रॉय हो गए, सर्फेक्टेंट्स नहीं बन पा रहा, तो ARDS हो गया भाई, ऑक्सीजनेशन ढंग से नहीं हो पा रही। एक ये बहुत कॉमन होता है प्री मैच्योर बच्चों में। नॉर्मल जेस्टेशन कितने वीक्स की होती है? वीक पूछ रहा हूं यार, 38 to 40 वीक्स की, है ना? 38 to 40 वीक्स पे डिलीवरी हो जाती है। ड्यू टू एनी रीजन अगर किसी लेडी में डिलीवरी 36 में करानी पड़ गई आपको, 34 में कर गई, 32 में, 30 में, 28 में, हो जाता है कि अगर डिलीवरी आपने अभी नहीं कराई तो या तो मदर की डेथ हो जाएगी या चाइल्ड की डेथ हो जाएगी। कुछ कंडीशंस में हमें करानी पड़ती है, कुछ कंडीशन में अपने आप हो जाती है। तो बेबी जो है 24 वीक्स के बाद भी ना लगभग सब कुछ उसका डेवलप होता है, सब कुछ डेवलप होता है एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स बहुत लेट डेवलप होते हैं, लंग्स जाके 32 वीक्स के बाद डेवलप होना शुरू होते हैं ढंग से। तो अगर बच्चा 32 वीक से पहले, 34 वीक से पहले डिलीवर हो जाए तो फिर उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो उस कंडीशन में भी यही चीज होती है, क्योंकि उसके लंग्स में सर्फेक्टेंट ही प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो बच्चा ढंग से सांस ले पाता है, डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? मदर को कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शन देते हैं। मदर को इंजेक्शन देते हैं स्टेरॉइड्स के, 3-4 इंजेक्शन से ही काफी हद तक लंग्स डेवलप हो जाते हैं। और फिर भी हम बच्चे को ज्यादातर सपोर्ट पे रखते हैं, हम वेंटिलेटरी सपोर्ट देते हैं उसको जब तक उसके लंग्स डेवलप ढंग से ना कर जाए, ठीक है? उसमें भी यही डिजीज है, बस ये एडल्ट्स का है, वो थोड़ा अलग होता है, बेसिक मैकेनिज्म सेम ही है। नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, बस एनसी क्योंकि ये नीट के क्वेश्चन में आया था इसलिए मेरे को आपको इतना बताना पड़ा, ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट? 5 मिनट बचे हैं क्लास का, 15 मिनट बचे हैं, बताओ कोई डाउट है तो। कोई चीज दोबारा करवाऊं तो चैप्टर खत्म हो गया। हर एक चैप्टर की समरी भी पढ़नी है आपने,
एनसीईआरटी में कई जगह है कि कुछ चीजें समरी में दी हुई है जो टेक्स्ट में कहीं नहीं है। मुझे याद होती थी कि इस चैप्टर में कौन सी है, मैं भूल गया, 6-7 साल हो गए यार। बट आपको पढ़नी है, समरी पढ़ो, समरी में 2-3 चैप्टर्स ऐसे होंगे, आपको कोई भी टॉपिक ऐसा मिलेगा, कोई ऐसी चीज मिलेगी जो थ्योरी में कहीं है ही नहीं। दूसरा, हर एक डायग्राम की लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेबलिंग में मेरे को याद है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें एक पूरे पेज पे डायग्राम्स हैं, उसमें दिखाया हुआ टोबैको मोज़ेक वायरस ये है, ये एडिनो वायरस है, इसका इतना टाइम मैग्नीफाइड है, ये इसका साइज होता है, हर एक चीज डायग्राम में, टेक्स्ट में कहीं नहीं है। तो सारी चीजें आपको रटी होनी चाहिए।